अब हम बात करने वाले हैं चार्ल्स हगिन्स के बारे में। चार्ल्स हगिन्स जो थे उनका पूरा नाम था चार्ल्स ब्रेंटन हगिन्स। ये एक यूरोलॉजिस्ट थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था और इनका जन्म जो था 1901 में हुआ था सितंबर के महीने में और 1997 में ये हमारे बीच नहीं रहे। जनवरी के अराउंड 1997 में ये एक्सपायर हुए थे। फिर अब बात करें तो इन्होंने जो नोबेल प्राइज़ जीता था वो इसलिए जीता था कि जो प्रोस्टेट कैंसर होता है उसमें जो हार्मोन का जो मैनिपुलेशन से रिलेटेड जो है एंडोक्राइन थेरेपी उसको डिस्कवर किया था जिसके लिए इनको फादर ऑफ हार्मोनल थेरेपी भी बोलते हैं प्रोस्टेट कैंसर के लिए। तो फादर ऑफ हार्मोनल थेरेपी प्रोस्टेट कैंसर के लिए डॉक्टर क्रिश्चियन चार्ल्स हगिन्स को बोलते हैं। और बात करें इनका जन्म हुआ था हैलिफैक्स में, नोवा स्कोटिया नाम की जगह थी 1901 में सितंबर के महीने में। इन्होंने हार्वर्ड से पढ़ाई किया था और उसके बाद शिकागो में जहाँ पे फाइनली इनकी डेथ भी हुई, वहाँ पे सर्जरी डिपार्टमेंट में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में चेयरपर्सन थे या एचओडी थे। तो इन्होंने जो जितनी भी रिसर्च थी 1930 से 1940 के बीच में किया था। और अगर हम बात करें तो मेजर कंट्रीब्यूशन जो था इनका था हार्मोनल थेरेपी प्रोस्टेट कैंसर के लिए, जो इन्होंने बताया था 1941 में। तो इन्होंने हगिन्स ने हॉज के साथ मिल करके बताया कि जो सर्जिकल कास्ट्रेशन है दैट इज ऑर्केक्टमी, या अगर हम लोग एस्ट्रोजन दे रहे हैं तो उससे होता क्या है कि प्रोस्टेट का लेवल कम हो जाता है। तो अगर हम लोग एस्ट्रोजन दे रहे हैं पेशेंट को तो उससे सीरम का एसिड फॉस्फेटेज लेवल आदमियों में एडवांस प्रोस्टेट कैंसर में कम हो जा रहा है। ये एसिड फॉस्फेटेज क्यों कह रहे हैं हम लोग, पीएसए क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि जो उस टाइम पे अगर बायोमार्कर की बात करें ट्यूमर के लिए तो वो एसिड फॉस्फेटेज था। तो इसलिए इन्होंने सीरम एसिड फॉस्फेटेज पे स्टडी किया था। फिर फाइनली चार्ल्स हगिन्स ने बताया कि जो कैंसर ऑफ द प्रोस्टेट इज एक्टिवेटेड बाय मेल हार्मोन्स एंड रिग्रेसेस व्हेन दे आर विथड्रॉन। इस छोटी सी बात के लिए जो हमें लग रही है इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। तो ही वाज द फर्स्ट टू डेमोंस्ट्रेट द हार्मोन इंडिपेंडेंसी ऑफ द कैंसर। तो इन्होंने ही बताया कि अगर हम लोग हार्मोन जो है प्रोस्टेट कैंसर के लिए अगर हार्मोनल थेरेपी दें तो प्रोस्टेट कैंसर की ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके लिए इनको 1966 में नोबेल प्राइज मिला था फॉर इन फिजियोलॉजी या मेडिसिन में, जो इनको पेटन रॉस, जो पेटन रॉस था उनके साथ शेयर्ड मिला हुआ था। पेटन रॉस ने ट्यूमर इंड्यूसिंग वायरस को डिस्कवर किया था। तो अगर हम बात करें इम्पैक्ट ऑन यूरोलॉजी, सबसे पहला हार्मोनल थेरेपी जो बाद में आगे चल के फाउंडेशन बना एंड्रोजन डिप्रिवेशन थेरेपी का, दूसरा प्रोस्टेट कैंसर मैनेजमेंट का। तो जो इनिशियली पहले हम लोग पैलिएटिव सोचते थे, अब हम लोग एंडोक्राइन अप्रोच से प्रोस्टेट कैंसर की ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर उसके बाद रिसर्च के बारे में जो एसिड फॉस्फेटेज मॉनिटरिंग है वो बायोकेमिकल मार्कर्स, उसके लिए एक प्रेसिडेंट सेट किया। फिर हार्मोनल थेरेपी के लिए फील्ड जो था ओपन हो गया। फिर मॉडर्न यूरोलॉजी में बात करें तो अगर हम लोग जो एंड्रोजन डिप्रिवेशन थेरेपी जो आज यूज़ करते हैं जैसे कि एनएच-आरएच एनालॉग्स, एंटागोनिस्ट, एंटी एंड्रोजन, ये सारी की सारी अगेंस्ट डिस्कवरी की ही देन है। इन्हीं की वजह से जो था, जो रिसेंट ट्रायल हुए हैं, शार्टेड ट्रायल, स्टैम्पेड ट्रायल, जो कि प्रूव करते हैं कि कीमोथेरेपी के साथ हार्मोनल थेरेपी भी दे सकते हैं। तो ये इन्हीं की हगिन्स की डिस्कवरी की देन है। और अगर हम बात करें नोबल एजेंट जैसे एबिराटिरॉन, इंजालुटामाइड, इन सबों का भी यही डिस्कवरी था। तो सबसे पहले इनके माइलस्टोन की बात करें तो 1941 में इन्होंने अपना वर्क पब्लिश किया था कि ऑर्केक्टमी और एस्ट्रोजन थेरेपी के बारे में। उम, फिर 1966 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन में और 96 की एज पर 1997 में फाइनली ये पास हो गए। फिर उनके बाद बात करें 1966 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था और उसके अलावा इनको बहुत सारे डिग्रीज़ और अवार्ड्स मिले हैं और नेम्ड लेक्चररशिप मिला है, फेलोशिप वर्ल्ड वाइड मिला है, एयूए, ईएयू और बहुत सारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन ने इनको अवार्ड दिया है। तो फाइनली हम लोग अगर हम बात करें तो चार्ल्स हगिन्स को क्या मेन चीज़ है, वो है ट्रीटमेंट ऑफ प्रोस्टेट कैंसर, जो बेसिस बना हार्मोनल थेरेपी के लिए और टारगेटेड थेरेपी के लिए।